नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र के सामने खड़े एक ऐसे बड़े सवाल की जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक नई राजनीतिक दीवार खड़ी कर सकता है। यह मुद्दा परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का हाल ही में परिसीमन का बिल पेश हुआ था और आप लोगों को पता है कि लोकसभा और यह विपक्ष के एकजुट होने के वजह से गिर गया था। ये अच्छा हुआ कि वह गिर गया क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ सोचना है। यदि यह बिल पास हो जाता तो 2026 के बाद भारत की संसद पूरी तरह बदल जाती और यह बदलाव केवल सीटों की संख्या में नहीं बल्कि देश की सत्ता के केंद्र में भी होता। 1970 के दशक में भारत सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम शुरू किया था। जल्दी यह स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल और उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में अपनी जन्म दर को कम करने में कहीं अधिक सफल रहे। भारत में लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं, लेकिन 1976 में एक बड़ा फैसला लिया गया। सीटों की 1971 की जनसंख्या पर फ्रीज कर दिया गया ताकि जिन राज्यों ने जनसंख्या कम करने में सफलता पाई है उन्हें राजनीतिक नुकसान न हो। लेकिन अब 50 साल बाद उत्तर और दक्षिण की जनसंख्या में जमीन आसमान न का अंतर आ गया है। यदि हम सीटों का डाटा देखें तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में अभी 80 सीटें हैं। ये लगभग 143 सीटें हो जाएंगी यदि ये इम्प्लीमेंट होता है। और बिहार में अभी 40 सीटें हैं और यदि ये इम्प्लीमेंट होता है तो 79 सीटें हो जाएंगी। और यदि हम दक्षिण राज्य को लें तो तमिलनाडु में यदि 39 सीटें हैं तो वो इसके इम्प्लीमेंट होने से केवल 49 सीटें ही रह जाएंगी। और केरल राज्य में 20 सीटें आज की डेट में वो 20 की 20 ही रहेंगी। दक्षिण की चिंता, यदि यह परिसमन लागू होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें लगभग 2 गुनी हो रही होती हैं। वहीं तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की स्थिति वैसी ही है बनी रहेगी। दक्षिण के राज्यों का तर्क है कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में बेहतर काम किया है, लेकिन अब उसी कामयाबी के लिए उन्हें कम राजनीतिक सीटों का दंड दिया जा रहा है। यह सही भी है। यदि हम डाटा देखते हैं तो उससे तो ऐसा ही लगता है। अब हम इन राज्यों का आर्थिक योगदान बनाम राजनीतिक शक्ति की तुलना करते हैं। इन राज्यों का जीडीपी में योगदान यह है कि दक्षिण भारत का 31% जीडीपी भारत सरकार को जाता है, उत्तर भारत का 16%। शिक्षा दर में यदि हम देखें तो दक्षिण भारत का योगदान 90% है और उत्तर भारत का देखें तो 75% करीब है। इससे यही लगता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में काफ़ी अंतर है शिक्षा और आर्थिक स्थिति की तुलना में। अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देता हूँ कुछ बाहर के देशों का। अमेरिका ने 1920 के दशक में इसे हल करने के लिए सीटों को 435 पर सीमित कर दिया था। ब्राज़ील ने एक कैप लगा रखी है कि किसी भी राज्य की सीटें एक सीमा से अधिक नहीं हो जा सकती। लेकिन भारत में यह मुद्दा भाषाई और सांस्कृतिक भी है। कपिल सिब्बल जैसे नेताओं का कहना है कि यह केवल सीटों का बढ़ना नहीं है बल्कि संविधान की आत्मा को बदलने की कोशिश हो सकती है। अब सोचने की बात है कि क्या हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां केवल एक क्षेत्र पूरे देश की तकदीर तय करे, या हमें एक ऐसा ग्रैंड बार्गेन
की ज़रूरत है, जहां विकास करने वालों को भी सम्मान मिले और जनसंख्या वालों को भी। दूसरी बात जो मोदी सरकार करना चाहती है वह क्या स्वार्थ से प्रेरित है? लगता तो है। सही है, चुनाव का वक्त है और इसमें मोदी सरकार को कुछ फ़ायदा ही हो सकता है। आपकी क्या राय है इसमें? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह गंभीर चर्चा हर घर तक पहुंचे। धन्यवाद। आपका जैनेंद्र भारती। नमस्कार।